वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे दंपत्ति को लेकर आया हूं और जिसके बारे में बताने जा रहा हूं किस तरह से महामानव को इस धरती पर लाया जाता है। ऐसे महामानव को धरती पर अवतरण करने वाले दाम्पत्य जानकीनाथ वसु हम लोग आप जानते हैं, जो उड़ीसा के राजधानी कटक वहाँ पर अपने प्रोफेशनल वो लॉयर थे और लॉयर के सारे कामकाज करते थे, उच्च कोटि के व्यक्ति थे और उन दोनों के अंदर करुणा, दया, ममता, प्रेम, प्रीति ये सारे चीज दैवीय गुणों से ओतप्रोत था। और ये दोनों दाम्पत्य के जीवन में आदर्श परम दयाल श्री ठाकुर जी को गुरु रूप में वरण कर लिए थे और ठाकुर जी के अनुसरण करके उनके पथ पर चलने के लिए वो लोग प्रतिज्ञाबद्ध थे। उनका जीवन इष्ट निष्ठ गुरु भक्ति और समाज राष्ट्र प्रेम की भावना, उन परोपकार की भावना इन दोनों के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। जब ऐसे दाम्पत्य हो तो इस महामानव का आविर्भाव ऐसा ही गर्व, ऐसा ही माता पिता के माध्यम से इस धरा पर आने का शुभ अवसर मिलता है। और वो दिन था 23 जनवरी 1897 और इस शुभ दिन पर उस महामानव, क्रांतिकारी, महावीर और वीर गाथाओं से जुड़ा हुआ जिनका जीवन और वो देश के नायक, देश के हीरो और एक बहुत बड़े सेना के सर्वोपरि जो सेना नायक के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में और भारत की इससे जुड़े हुए भारत की जो आक्रांताओं का जो पराधीन था, उस पराधीनता को बेड़ा को तोड़ने के लिए, उस पराधीनता के बेड़ा को दूर भगाने के लिए ऐसा एक महामानव शक्तिशाली वीर की जरूरत था। और वह वीर का आविर्भाव 23 जनवरी 1897 को हुआ और वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो हमारे भारतवर्ष नहीं अपितु उनका जो वीरगाथा है, उनका जो वीरता है, उनका जो वीर रस है, ये सारे विश्व में उनका ये परचम लहराया। और जिनके जीवन आदर्श, जिनके माता पिता जो गुरु अनुगामी जीवन और उनके माध्यम में ये आते हैं एक महामानव के रूप में, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैसे बने वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इस बारे में भी हम आगे बात करेंगे। उनका बाल्य जीवन मेधा से भरा हुआ था। उनका बुद्धि, उनका जो दक्षता, उनका दृष्टिभंगी सब एक अलग था, एक नॉर्मल बालक से भिन्न था। उनका जो चिंतन धारा, उनकी विचारधारा, उनकी दृष्टिभंगी सब कुछ अलग थी। जीवन में जानी परोपकार कार्य करना, देश के प्रति प्रेम, ये कूट कूट कर उनके अंदर भरा हुआ था। और उनका ये बाल्य जीवन से उनका शिक्षा प्रारंभ होता है और इस प्रारंभ के बाद जब क्रमशः उनका वो उम्र बढ़ती है, जब वो 15 साल के होते हैं और 15 साल की उम्र में उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जो आइडियोलॉजी हैं, सारे उनकी फिलोसॉफी हैं, सारे उनके दर्शन को अध्ययन करते हैं और ऋषि अरविंद घोष और उनके भी जितने भी लिटरेचर हैं, सारे लिटरेचर को अध्ययन करते हैं। और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये बाल्य जीवन से प्रखर, तीव्रता, मेधा और पराक्रमी थे। और जब इन्होंने स्वामी विवेकानंद के फिलोसॉफी को पढ़ा, इनसे ये प्रेरित हुए
और उनकी भावधारा को अपने जीवन में चलने का पथेय बना लिया। और ऋषि अरविंद घोष का भी जो विचारधाराएं हैं, उस विचारधारा को भी उनको बहुत ही अच्छा लगता था। उनकी प्राइमरी एजुकेशन पूरा होने के बाद कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज से वहां पे ग्रेजुएशन की पढ़ाई उनकी शुरू करते हैं और वहां ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं। और वहां ग्रेजुएशन में भी उस यूनिवर्सिटी में उन्होंने सेकंड पोजीशन एक्वायर्ड करते हैं अपने शिक्षण काल में। और वहां की ये शिक्षा प्राप्त करने के बाद घर से बहुत ही सक्षम थे। मात्र अपने पैसे की कोई कमियां नहीं थी, क्योंकि पिता जो है लॉयर थे और वो पहले से ही वो लोग ससंपन्न परिवार में थे। पिता का सपना था कि उनका ये जो संतान थी, जो नवा संतान के रूप में ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और काफी ज्यादा मेधावी और प्रखरता उनके अंदर ये वीरता, उनके अंदर जो वीरता और जो यश प्रतिभा को देख करके उनके पिता जानकीनाथ बसु ने चिंता किया कि अगर इनको सिविल सर्विस में की पढ़ाई अगर कराया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। इसीलिए उन्होंने सिविल सर्विस की पढ़ाई के लिए, आईसीएस के लिए, इंडियन सिविल सर्विस, इस सिविल सर्विस की पढ़ाई उस समय हमारे यहाँ भारतवर्ष में नहीं थी। इसकी पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड जाते हैं और जा करके वहां सिविल सर्विस की पढ़ाई शुरू करते हैं। और केवल 6 महीने उन्होंने इसका अध्ययन करने का उनको समय मिला। और उस अध्ययन काल में जब उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा दी और सिविल सर्विस की परीक्षा में जब रिजल्ट आया, उनके कॉलीग ने रिजल्ट को देखा और देख करके नेताजी से कह रहे हैं, वो लिस्ट में आपका नाम तो नहीं है। लेकिन उसके बाद शाम होते ही उसी संस्था के जो उच्च पदस्थ जो व्यक्ति थे, जो उन्होंने आए नेताजी सुभाष चंद्र के पास और आकर के कहा कि आपका जो नाम है वो जनरल लिस्ट में नहीं, आपका जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में आए हैं। आप आईसीएस परीक्षा में 4th रैंक एक्वायर्ड किए हैं। तब जब उन्होंने 4th रैंक एक्वायर्ड किया, उनके पास अपॉइंटमेंट का लेटर आया और अपॉइंटमेंट लेटर के बाद वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सर्विस करने के लिए। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र के मन में ब्रिटिश गवर्नमेंट की सर्विस करने में वो तैयार नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के सरकार में मैं जाऊं तो हमें इस देश को लूट करके हमें खाना है और उन लोगों को देना है। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र के बोस में उस पद की कोई इच्छा नहीं थी। उनका इच्छा था किस तरह से हमारी ये भारत पराधीनता की जो जंजीर है, इस पराधीनता की जंजीर से हम मुक्त कर पाए। और इसको मुक्त करने के लिए उन्होंने सोचा कि इस जो आईसीएस की जो परीक्षा है और आईसीएस का जो सर्विस है मैं नहीं करूंगा। उन्होंने उनको पदत्याग किया और इस चिट्ठी को उन्होंने अपने घर पे जब भेजा, इससे पहले जब उन्होंने आईसीएस की परीक्षा में 4th रैंक आए, उनके पिताजी खुश होकर के एक सोने का गोल्डन वॉच उनको दिया। और लेकिन बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लेटर भेजा। क्या लेटर भेजा? कि मैं इस सर्विस को करने की इच्छा नहीं है, मैं ये नहीं करूंगा, मेरी इच्छा है कि मैं देश के लिए सेवा करूंगा। लेकिन पिताजी राजी नहीं थे। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने मां को समझाए और मां को समझाने के बाद वो जानते थे कि अगर मैं मां को समझाऊंगा तो मां जो है पिताजी को समझाएंगी, तब जाकर के हमारा काम बन सकता है। लेकिन इच्छा नहीं थी। लेकिन इच्छा के विरुद्ध में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन्होंने अपने जो सिविल सर्विस की परीक्षा को छोड़ करके उन्होंने देश की सेवा के लिए वो कूद पड़े। और जब वो इंग्लैंड से वापस इंडिया आ रहे थे, बॉम्बे एयरपोर्ट में, वहां पर जब वो पार होके आ रहे थे, भारत के लोग वहां पे जाकर के नेताजी को देखने के लिए, और नेताजी की जो वीरता है, वीरता का मतलब है इतने बड़े उच्च पद को पा करके जिन्होंने देश के लिए त्याग किया, ऐसा व्यक्ति कौन है, उनको देखने के लिए देश के सभी लोग उमड़ पड़े।
नेताजी आकर के जब ऐसे भीड़ को देखा और ऐसे भीड़ को देख करके उनके मन में एक साहस हुआ, और वो साहस था कि मैं देश को आजादी दिला सकता हूं, और तभी वहां से और अपने मन में वो इच्छा और भर लेती है कि किस तरह से हम देश को आजादी दिलाएं। और तब वो देश में लौट आते हैं, और लेट में लौट करके आने के बाद उनका शुरू होता है जो हमारे महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था ये 1923 में। और इस असहयोग आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कूद पड़ते हैं, और इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस असहयोग आंदोलन में जब यहाँ पे आते हैं, चौरी चौराहा का कांड हुआ था, उस कांड में बहुत लोगों को प्राण गया था, और इस प्राण जाने से गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने इस आंदोलन को पोस्टपोन किया, और इस पोस्टपोन के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुश नहीं थे, वो इनके विरोध में थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चाहते थे आंदोलन ना रुके, लेकिन गांधी जी इस तरह का हिंसा को पसंद नहीं करते थे, और जिससे इस आंदोलन को रोका गया, और रोकने से नेताजी के मन में एक व्यथा उत्पन्न हुई, और उनके मन में एक जो भावनाएं उत्पन्न हुई कि किस तरह से हम इनके अगेंस्ट में एक ऐसा संगठन क्यों ना खड़ा करें जो इनका मुकाबला कर पाए। इस बीच में क्या होता है, उनको जेल जाना पड़ता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 11 बार वो जेल गए, और 11 बार उनको जेल जाना पड़ा, और वो जेल उनको जाना पड़ता था। जब कोई आंदोलन होता था, बड़े बड़े लीडरों को अंदर नजरबंदी कर दिया जाता था, और उनको ये अंदर जाने पड़े। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में जैसे आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद को मानते थे, लेकिन वो जहां पे भी जाते थे उनके पास ये जो नेताजी सुभाष चंद्र जी के पास एक स्वामी विवेकानंद का फोटो, एक फोटो परमदयाल सिंह ठाकुर जी का फोटो भी उनके पास रहता था। लेकिन अनेकांश लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। जहां पे कटक में जो उड़ीसा में उनका घर है, वहां पर भी जो उनका बेडरूम था, उस बेडरूम में आज भी वो ठाकुर जी का फोटो भी वहां पे लगा हुआ है, और उनके पास ठाकुर जी के फोटो भी, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का फोटो भी वो अपने पास रखते थे। इस माने में भी रखते थे कि उनका माता पिता का गुरु होने के नाते वो ठाकुर जी के प्रति उनका बहुत ही श्रद्धा था। और एक बार ठाकुर जी से मिलने के लिए जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आश्रम गए, और ठाकुर जी जानते थे कि ये बहुत बड़े क्रांतिकारी वीर हैं, बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, उनके लिए बैठने के लिए कुर्सी ला के दिए, लेकिन नेताजी ने उस कुर्सी पे नहीं बैठा। उन्होंने ठाकुर जी के सामने भक्त लोग जहां जमीन पे बैठे थे, उन जमीन पे वो बैठना पसंद किया। उनका तर्क ये था, जो मेरे माता पिता के गुरु हैं, और उस गुरु के सामने मैं कुर्सी पे बैठना मैं कतई पसंद नहीं करता हूं। और नेताजी परमदयाल सिंह ठाकुर जी के चरण तले बैठकर उनके आशीर्वाद को प्राप्त किया। और ठीक इसके बाद उन्होंने एक बार और मुलाकात की, वो कलकत्ता में आकर के उन्होंने मुलाकात की थी। ऐसा जीवन चलता रहा, और चलते चलते अब समय आया 1928 का। वो 1928 में कलकत्ता में एक अधिवेशन होने वाला था, और इस अधिवेशन का संपूर्ण दायित्व दिया गया था हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, क्योंकि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो अपना एरिया था, इसलिए वो अच्छा वहां मैनेज करेगा, इस उम्मीद से वहां पे ये दायित्व दिया गया था। और वहां पे जब ये दायित्व दिया गया था, उसमें था नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार किया था, जिस रिपोर्ट को उस अधिवेशन में पाठ करना था, सबको बताना था। तो जब इस दायित्व दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक कोर कमेटी का निर्माण किया, और वहां पे एक सैनिक का एक ट्रूप निर्माण किया, को जिस तरह से कोई बड़े बड़े लीडर आएंगे उनको वेलकम करने के लिए जब ये किया। और वहां पे जब सब बड़े बड़े लीडर आए, उन लोगों ने देखा, एक अलगपन देखा, और सैन्य की ड्रेस में सब आए और उनको सैल्यूट करने लगे। और ऐसे ठीक गांधी जी भी जब आए, उनको भी सैल्यूट किया, उनको भी वेलकम किया। इन सभी एक सैनिक की तरह जिस लोगों को तैयार किया गया था, वो सैनिक की तरह गांधी जी को भी वेलकम किया। लेकिन गांधी जी को ये अच्छा नहीं लगा। गांधी जी कहने लगे कि ये बंदर की जो दल है, इसको गठन करने की क्या जरूरत थी, इस बात को कहा। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी कभी भी गांधी जी को गलत नहीं मानते थे।
ठीक इसी प्रकार से इस चीज को आगे बढ़ता गया। 1930 का समय आया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कूद पड़े। उसके बाद फिर आगे 1993 और 1933 में वो बीमार पड़ गए। और बीमार इसलिए पड़े कि जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उनको जेल भेज दिया गया और वो मैंडेले जेल में भेजा था, जहां पे चूहा और छोटे जो मच्छरों से भरा हुआ था। वो मंडेला जेल ऐसा जेल था जहां पर भी कोई भी व्यक्ति अगर रहता था तो उनका वो बहुत बड़े बीमारी के शिकार हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार से जो क्रांतिवीर थे और क्रांतिवीरों को वहां रखा जाता था। फिर वो बीमार पड़े और इस बीमारी से ठीक करने के लिए, इस बीमारी को दिखाने के लिए वो यूरोप के लिए रवाना हो गए। और जब यूरोप में वहां पे गए 1934 को वो एमिल से उनका मुलाकात हुई और फिर बाद में 1937 में उनसे शादी भी हुई। लेकिन 1936 में उन्होंने उस वहां पे बीमारी के दौरान वहां पे कुछ किताब का अध्ययन भी किया और उन्होंने अध्ययन किया और जीवन में बहुत कुछ उन्होंने उस जेल के अंदर से रह करके उन्होंने कुछ किताब भी लिखी, बहुत सारे चीजें लिखी और उनका ये जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। वो फिर वहां से वापस आए, 1936 में वापस आए और वापस आने के बाद फिर 1938 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ और कांग्रेस अधिवेशन में वहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया। आप अंदाजा लगाइए कि इनको ये कितना जो है ये पॉपुलर थे कि इतने दिन वहां बिताने के बाद भी 1938 में फिर ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके बाद जब दोबारा इलेक्शन हुआ 1939 में भी वो दोबारा अध्यक्ष बने। लेकिन वहां पे गांधी जी की तरफ से जिनको खड़ा किया गया था वो पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया गया था, लेकिन वो सीतारामैया वो हार गए और जिससे गांधी जी नाराज हो गए। और गांधी उस समय जो कोर कमेटी के जो वहां पे जो मेंबर थे 14 मेंबर से, और गांधी जी के प्रेशर से 12 लोगों ने इस्तीफा दे दिया और जिस वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी इस पद से पदत्याग करने पड़े। और बाद में जाकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक संगठन का, एक फॉरवर्ड ब्लड का निर्माण किया। उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया और संगठन को निर्माण करके वो फिर जो है इस कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया और इस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाते गए। और उस समय हम लोग जानते हैं जो एक रासबिहारी बोस थे, रासबिहारी बोस जो थे वो भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और उनका उम्र भी ज्यादा हो चुका था और रासबिहारी बोस भी वहां से पलातक होकर के वो जापान पहुंच गए थे। और वहां पर भी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहां पे पहुंचे थे, लेकिन कैसे पहुंचे थे उस बात का वर्णन अभी आता है। ये 1941 में उनको फिर दोबारा 1941 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या किया था, उनको गिरफ्तार किया गया था। और जब उनको गिरफ्तार किया तब उनको जो है उन्होंने भूख हड़ताल में बैठ गए 14 दिन तक। जब वो भूख हड़ताल में बैठे, आप देखा इनको तो बचाना तो मुश्किल हो जाएगा, तब उन्होंने उनको छुट्टी कर दिए और उनको जो है घर लेके आए, नजरबंदी करके रखे। और वहां से उन्होंने जब घर पे आए और वहां पे सारे सीआईडी और सारे जो डिपार्टमेंट थे सबको चकमा दे करके वहां से वो निकाल जाते हैं। कहां के लिए निकले? वो जियाउद्दीन की वेश धारण करके, और साथ में थे भगत राम तलवार, वो जासूसी की तरह कार्य कर रहे थे और वो जियाउद्दीन के वेश धारण करके वो चल पड़ते हैं पेशावर से होते हुए काबुल में। और काबुल के और रास्ते होते हुए उनको जापान जाना था और इस रास्ते तक उनको पहुंचाने के लिए घर से उनके जो शरद जो बोस का जो बेटा था शिशिर बोस, उनका भतीजे ने उनको सहयोग किया था। और उसके बाद ये घोषणा हुआ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो गायब हो गए। लेकिन उनका जो जीवन चला, कितना संघर्ष का जीवन चला, वो जाकर के काबुल में जाकर के वहां पे उनको 50 से 52 दिन वहां पे उनको बिताना पड़ा। और वो जानते थे कि यहां से हमें जापान जाना है, क्योंकि जापान और इटली और जर्मन ये लोग जो थे ये ब्रिटिश के अगेंस्ट में थे और ब्रिटिश के अगेंस्ट में युद्ध चल रहा था। और युद्ध की जो हम जानते हैं कि 1915 से लेकर 1919 तक जो युद्ध छिड़ा था फर्स्ट वार, और सेकेंड वार जो था 1939 से लेकर 1945 तक जो सेकेंड वार चला।
तो ये जो सेकेंड वॉर का टाइम चल रहा था, इस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस सोचे कि ये बहुत अच्छा मौका है, और इस समय में अगर हम इनके जो दुश्मन हैं, ये जो अंग्रेजों के जो दुश्मन है, अगर हम उस दुश्मन के पास पहुंच जाएं और उनके साथ जाकर के हमें जाए तो वो हमें सहयोग करेगा। और ऐसे ही ठीक उन्होंने जापान के पास गए, और उस समय उनका गुड टाइम चल रहा था और उन्होंने उनको सहयोग किया, और ऐसे करके उन्होंने अपने गंतव्य में जापान पहुंचे और वहां पे जाकर के हिटलर से भी बात की। हिटलर से बात करने के बाद फिर वो अपने गंतव्य में जापान में पहुंच गए, और वहां पहुंचने के बाद वहां पे जो आजाद हिंद फौज का उन्होंने एक संगठन तैयार किया। और ये कैसे किया कि वो जो युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में जिनको युद्धबंदी बना के जो भारतीय सैनिक को ले गए थे, और वो भारतीय सैनिकों को जब वहां पे ले गए थे, और वो भारतीय सैनिकों को लेकर के वहां पे उन लोगों को जो है ये आजाद हिंद फौज के साथ फौज में इन्होंने इकट्ठा आजाद हिंद फौज में उनको दे दिया। और उस आजाद हिंद फौज में उसमें जो कैप्टन थे मोहन सिंह, और मोहन सिंह ने इसका नेतृत्व करना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर इसमें बाद और बहुत सारी चीजें चलने लगे। और यहाँ पे वो जो समय चल रहा था कि उनको मन में समय आया। आप 1941, 1942 और 1941 के लास्ट में उन्होंने ये जो प्लानिंग किया था कि आप जो है हमें अटैक किया जाए, तो उन्होंने अटैक करना शुरू किया था। कहां से कि इन्होंने सबसे पहले जो परचम लहराया वो अंडमान निकोबार में आजाद हिंद फौज का जो पहला सरकार बना था, उसमें प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनमें रक्षा मंत्री और गृह मंत्री भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहां पे प्राइम मिनिस्टर के रूप में, और जो सेना के जो राष्ट्रपति के रूप में का भी पोस्ट भी उन्हीं के पास था। जो भी हो, वहां पे पहला भारत के जो प्रधानमंत्री के रूप में वहां पे उन्होंने शपथ ली, और उन्होंने सारे डिपार्टमेंट का भी निर्माण किया। लेकिन उसके बाद जो है ब्रिटिश के साथ उनका लड़ाई शुरू हुआ, और उसके बाद से जब लड़ाई शुरू हुआ, वहां पे बरसात का समय था, और जिस वजह से जब उनको लड़ाई शुरू की, और उस लड़ाई में बारिश के वजह से, और जो ब्रिटिश के पास उनके पास एयरफोर्स थी, और एयरफोर्स से उनका जो इच्छाएं थी वो पूरा होने नहीं दिया, और जिससे वो जो आजाद हिंद फौज जो कमजोर होने लगे। उसका और एक भी कारण था, क्योंकि उन्होंने ये जो अंग्रेज थे, इन्होंने वहां पे जापान में वहां पे जाकर के परमाणु बम वहां पे फेंका, जिससे वो फिर जापान और जर्मन जो है इन लोगों का पराजय होना पड़ा, और जिससे ये लोग जो है आजाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सहयोग नहीं कर पाए, और जिससे जो है इनका ये जो मिशन वहां असफल हो गया। और ठीक इसी प्रकार से जब ये मिशन असफल हुआ, फिर कुछ जानकारों के अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 1945 में ताइवान में प्लेन दुर्घटना से उनकी मौत हो जाती है। लेकिन ये जो घटनाएं हैं ये पूरी तरह से सुलझा हुआ नहीं है। इसके बाद से बहुत सारे कमीशन बिठाया गया, जैसे साइमन कमीशन, मुखर्जी कमीशन, अनेक साइमन और शाहनवाज कमीशन, लेकिन सारे कमीशनों में पूरी तरह से इससे समस्या का समाधान नहीं कर पाया। जहाँ पे भी हैं, मैं ऐसे महान वीरों के चरणों में आज के इस पुण्यतिथि पर मैं उनको कोटिशः प्रणाम करता हूँ, और यही प्रार्थना करता हूँ इनकी ये जो अमर गाथा है, इस अमर गाथा से प्रेरणा पाकर सभी लोग और भी अपने देश के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति एकनिष्ठ होकर के अपने कर्तव्य के ऊपर आगे बढ़े। यही उनका इस महान बलिदान के लिए हम सब का कृतज्ञता होगा। मैं परम दयाल के चरणों में सबकी मंगल प्रार्थना करते हुए अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे प्रसोद।